को लीगलाइज करना है कि हमने पब्लिक टेंडर दिया है और हमारे पास 2-3 बिड्स आई हैं और उन्होंने टाइम फ्रेम इतना मिनिमम रखा है कि उस स्पेसिफिक सप्लायर के अलावा जो है ना कोई भी उस विद इन टाइम फ्रेम में कोई प्रॉपर वो नहीं दे सकता। ये किस केस में जाएगा? ये आता है बिड टेलरिंग इसको कहते हैं। बिड डिस्कसिंग आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, इसको बिड टेलरिंग कहते हैं। अब आप कहते हैं कि यार हमने कुत्ता खरीदना है, ठीक है, नस्ल ये होनी चाहिए, एज ये होनी चाहिए, ठीक है, समझ आती है। लेकिन मैं कहूँ कि यार मैंने कुत्ता खरीदना है, वो ब्राउन कलर का हो, उसकी दुम पे ये निशान हो, फलाना कान उसका इस तरह का हो, और वो एक ही बंदे के पास है, इट्स अ बिड टेलरिंग। बिड टेलरिंग आइडली शुड नॉट बी अलाउड। जब फॉर एग्जाम्पल आपको चीज़ खरीदनी है तो यू मेंशन द कैपेसिटी व्हाट यू नीड इंस्टेड ऑफ यू से कि मुझे ये ब्रांड चाहिए। स्पेसिफिकेशन। हाँ, स्पेसिफिकेशन का मतलब ब्रांड है नहीं है, स्पेसिफिकेशन मतलब जो चीज़ चाहिए, मेरी नीड क्या है, मुझे उसके लिए चाहिए क्या। मैं अगर स्पेसिफिक ब्रांड लिख दूंगा और ऊपर प्रोवाइड ही एक बंदा कह रहा है तो सीधा सीधा फ्रॉड किया। क्वालिटी एसोसिएटेड होती है ना, ये चीज़ है। लेकिन अगर ये वाला सूरत हाल है ना तो फिर उसके ऊपर नीचे वाले बंदों के पास अथॉरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कंट्रोल रिक्वायर कि वो फिर आपका बोर्ड जो कंपनी का बोर्ड बैठा है वो एटलीस्ट रिव्यू करे सिंगल वेंडर केस में और वो बताए, और इवन दैट कैन गो इनटू ऑडिट कमेटी ये सिंगल वेंडर आ रहा है और उसकी वजह ये है, सबको समझ आती है अच्छा इसकी ये वजह 10 दे गो फॉर इट। सर ये यूजुअली होता है गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कि जहाँ पे कोई 3-4 महीने से पहले से मीटिंग्स चल रही होती हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही होती है और उसके बाद फॉर दैट स्पेसिफिक उसके लिए जो है ना वो टेंडर इशू किया जाता है कि वो सारे प्रोसेस को लीगलाइज करने के लिए। अब वहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की भी है, सारे अप्रूवल्स भी हैं क्योंकि डीजी लेवल तक के जो है ना वो सारे अप्रूवल्स वहाँ पे आए हुए हैं कि वो उस मीटिंग में शामिल थे और उसके बाद वो जो है ना वो टेंडर इशू किया गया और उतना ही बजट में फिर उसको किया गया। तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या देखिए अगर आपका कंपटीशन कहीं पे भी खत्म हो रहा है, 2 से कम वेंडर आ रहे हैं, 1 वेंडर आ रहे हैं, 3 से कम वेंडर आ रहे हैं, तो दैट इज रेड फ्लैग सीधा सीधा कि एक आपने चीज ही टाइमलाइन ही 5 दिन की दी है और कोई भी कर नहीं सकता। सर ऐसा होता नहीं है, पेपरा रूल जिसको गवर्न कहते हैं बिडिंग को, उन्होंने प्रॉपर एक चीज़ का रूल है यार आप कितना टाइम देंगे बिडर को, टेंडर के बाद कितना टाइम बिड सबमिशन का है, कितना टाइम बिड ओपनिंग के, प्रॉपर रूल्स हैं। और उसमें ये भी है कि आपने स्पेसिफिकेशन देनी है, ब्रांड नहीं देना, जहाँ पे ब्रांड देना है। अब जैसे एक सैमसंग का मोबाइल है उसके अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप वहाँ ऊपर नहीं दे सकते कि यार तो मुझे वहाँ पे भी बिड कर रहा है वो भी कर रहा है। वहाँ पे होते हैं मैं ऑडिटर दे रहा हूँ एजी क्या है हाथ से। गवर्नमेंट का मसला दूसरा है, गवर्नमेंट का मसला नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल है, ठीक है। प्राइवेट में ये जो मसला आपने बताया ना ये प्राइवेट का असल कि वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं ना क्योंकि हर प्रोक्योरमेंट एक नए अंदाज में होती होती है, उसमें रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हो भाई, ठीक है। तो वहाँ पे वो ये खेलते हैं, जो यूजर डिपार्टमेंट होता है ना वो कोशिश करते हैं कि अपनी मर्जी से टाइम नहीं, जल्दी चाहिए, जल्दी मचा। जहाँ पे वो बंदा जल्दी मचा रहा है कान खड़े हो जाने चाहिए कि जल्दी क्यों मचा रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पहले से अप्रूव्ड होती है मोस्टली, तो जरूरी नहीं है उसमें जल्दी वाला तो कोई आंसर नहीं ये फास्ट है ना। देखिए जैसे कमर्शियल कैंपेन्स है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स है, एजेंसी हायर कर रही है, इस केस में आपको ये बिलबोर्ड चाहिए, ठीक है। हायर वाले कौन सा होता है, बिलबोर्ड चाहिए, ठीक है, लगाने हैं, उस पर ऐड देना है। अब वो एक बिलबोर्ड पे ना 100 बंदा बैठा होता है कि यार मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो वो कहते हैं जी जल्दी चाहिए और यहीं पे चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना अब उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्रिटिकल आइटम होते हैं, प्लांट बंद होने वाला है, प्लांट बंद होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं या टेक्नोलॉजी में खास तौर पे ना रोज नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो कुछ आइटम तो डेफिनेटली आपके यानी कि रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव आइटम तो वही रहेंगे, उसमें इशू नहीं है। इशू आता है जहाँ पे आपने नई प्रोक्योरमेंट करनी होती है, नई चीज़ें लेनी होती है। अच्छा दोनों चीज़ें हैं जी। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एकदम एक बार आप ऑलरेडी कुछ चीज़ें ले चुके होते हैं दोबारा भी आप उसी वेंडर को चूज करके क्योंकि आपके लिंक्स हो या समथिंग लाइक दैट, इतना भी होता है कि दोबारा उसके पास आते हैं। तो हर दफ़ा ये बिडिंग प्रोसेस और टेंडर वाला कभी कभार ये भी लोग कहते हैं कि इससे हमने पहले लिया हुआ है, इसके साथ हमारी अच्छी इन्होंने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो आप उसी पर्टिकुलर वेंडर को You can but subject to your policies. Repeat order एक चीज़ होती है। अब एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हमने क्या बनाया, हमने कहा है कि 6 महीनों के अंदर आप सेम वेंडर से रिपीट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब बिडिंग में जाओगे फिर डिले होगा, सब कुछ होगा,
लेकिन उसके लिए एक तो प्राइसेस सेम होनी चाहिए, वेंडर प्राइसेस चेंज नहीं कर सकता। अगर सेम वेंडर कह रहे हैं कि वेंडर तो अच्छा है लेकिन प्राइसेस बदलने जा रहा है तो फिर देयर इज नो पॉइंट। सेम प्राइसेस पे आपका और वेंडर की एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर हम बाइंग करेंगे। ठीक है, सेकेंडली जैसे कार हायर है तो आप किसी एक कंपनी से ही करवा रहे हो कार हायर, तो ये कि आप 1 साल आपने करवा ली, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर अब नेक्स्ट ईयर भी अगर आप उसी को चूज करते हो तो इसमें भी कोई डिपेंड्स ऑन द रूल कि आप 1 साल पीरियड रखना चाहते हैं, 2 साल रखना चाहते हैं, प्रेफर्ड वेंडर लेस मेंटेन करना चाहते हैं, व्हाटएवर क्राइटेरिया में है। एक क्राइटेरिया ना होना इज द पॉइंट। अगर क्राइटेरिया एग्जिस्ट कर रहा है तो लोगों के लिए मैनूवर करना मुश्किल होता है। अब नॉर्मली जो प्रेफर्ड वेंडर वाली चीज़ है ना, इसके लिए भी 6 मंथ टू 1 ईयर इज ओके। उसके बाद बहुत फास्ट मूविंग है चीज़ें, प्राइसेस चेंज हो रही हैं। अगर आप गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों की प्राइस हर 6 महीने बाद चेंज हो रही है, और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी प्राइसेस चेंज हो रही है। 1 साल से 6 महीने धोखे करते हैं। सप्लाई चेन के अंदर यूजुअली यही होता है कि अगर आपके किसी वेंडर के साथ अगर आपके अच्छे रिलेशंस बन गए हैं और आपको पता है कि यार ये हमेशा टाइमली हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि अक्सर प्रोडक्शन के अंदर जो है ना वो टाइमली सप्लाईज जो है ना वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं नेक्स्ट टू कॉस्ट जो है ना। और मोस्ट केसेस में जो है ना वो कॉस्ट इतनी वेरी नहीं करती अनलेस कि जो है ना वो फॉरेन एक्सचेंज का जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस आया हो। तो इस केसेस में भी जो है वहाँ पे सप्लायर्स जो आपके प्रेफर्ड उसमें आते हैं, वो प्रेफरेंस की सेंस में तो नहीं आता, वो तो आपकी बिजनेस में थोड़ा सा शायद ज़्यादा अच्छे हैं आपके लिए, इस वजह से आप उनको चूज़ करिए। उसमें देखिए ट्रांसपेरेंसी, असल चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए 3 सालों के लिए ये वेंडर एटलीस्ट ठीक है, तो आप फ्रेम सप्लाई एग्रीमेंट करते हैं। फ्रेम सप्लाई के अंदर आप एक चीज़ ज़रूर लॉक करते हैं, या तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में आप क्वांटिटी और प्राइस दोनों लॉक कर लेते हैं, फ्रेम सप्लाई में आप सिर्फ कॉस्ट लॉक कर लेते हैं कि ठीक है इतनी कॉस्ट होगी और एक्सपेक्टेड इतना खरीदेंगे तुमसे, ठीक है। तो उस केस में यू कैन डू ऑब्वियसली, बट नंबर 1 आपकी पॉलिसी आपकी गवर्न कर रही है नहीं कर रही, और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से किए। ये नहीं हो सकता कि बेटिंग प्रोसेस आपका एक बार किया और अचानक एक मीटिंग में 4 बंदे डिसाइड करते हैं ये बहुत अच्छा है इस तरह। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को वैसे ही ना सब्जेक्टिवली एंटर कराते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो मैयर नहीं हो रहा। तो आप ठीक है, आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, वर्किंग हो रही है, जैसे गवर्नमेंट में स्टैंडर्ड रूल्स हैं जैसे पेपरा प्रोवाइड करते हैं, इस तरह प्राइवेट कंपनी में इंडस्ट्री में कुछ ऐसा स्टैंडर्ड रूल या है उसको फॉलो करेंगे, या हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्राइवेट के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। प्राइवेट में देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्पीड ऑब्जेक्टिव्स हर चीज़ डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली इवन अब तो स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट की बात आ रही है कि हर प्रोक्योरमेंट के ऊपर एक ही तरह का रूल नहीं लगना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको जल्दी चाहिए, कुछ चीज़ें आप वेट कर सकते हैं, बट ठीक है रूल एग्जिस्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, रूल एग्जिस्ट अब लेकिन वो सेम नहीं है, सेम कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाया, कस्टमाइज फिर जो जिसको फेवर करता है जिस तरीके से, हाँ जो जिसके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड है वो ट्रांसपेरेंसी के इशू तो नहीं आता ना। नहीं सेक्टर बहुत वेरी करती है चीज, मतलब इन मैन्युफैक्चरिंग प्राइस फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ वेंडर इज नॉट द मेन थिंग। So most of the cases we are requiring the importer with GD come up with the GD good declaration which he must have to show. टेक्निकली स्पेसिफिकेशन आपको देखें, क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि हमारी वेटेज क्या है। टेक्निकल वेटेज 70%, कमर्शियल वेटेज 30%। आपने पहले डिसाइड किया, देखें बाद में डिसाइड नहीं करना है, यानी अदरवाइज होता क्या है कि ना लोग चीजें चेंज कर रहे हैं। मार्कर चाहिए कोई से 5 कार्ड है, कोई से 5 कार्ड ठीक है जी। जो आपने काटे हैं वो नीचे लिखते हैं, जगह छोड़ दीजिएगा ताकि हम चलें। ठीक नहीं, आपने 9 काटा हुआ है।
6 लिख दिए आपने, 8 नहीं काटा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें से कोई 4 काट दें, मुझे 4 बार जो काटे हैं वो नीचे लिख दें। और करते हैं सारे लोग, ठीक है, मिक्स नहीं करना। 3 काट दें, नंबर को सर्कल करें जरा। ठीक है, नंबर आपके पास क्या लिखा हुआ है जो बचा हुआ है? 7। दिखाएं जरा। मैंने उनके नंबर पहले से नंबर आपको जाके देख सकते हैं। माइंड गेम क्या खुद लिखे हैं अपने 7 मैंने बचाया? ऑब्वियसली जादू किया है। तो ये पर्सन जो है ना आपसे रिलेटेड है। नहीं, कैसे 7 होगा भाई? वो आपका क्या लकी नंबर? मेरा लकी नंबर उसका क्यों निकलेगा? नहीं, मैं टाइम थोड़ा है तो मैं सारों के साथ एक खेल रहा था, लेकिन मसला ये है कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि क्राइटेरिया पहले सेट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े बड़े अंकल होते हैं ना, सरिये वाले, वो बैठ के ना हर चीज़ ड्राइव कर रहे होते हैं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, इसका 5 साल नहीं 7 साल एक्सपीरियंस बना लो। हाँ, जब बिडिंग आ गई ना, जब बिडिंग यहाँ इनके पास साइकिल स्टैंड है नहीं, क्राइटेरिया में डालो, इनके पास साइकिल स्टैंड नहीं। वो चाय की पत्ती के लिए आपका जो है ना एक्सपीरियंस विद बैंकिंग इंडस्ट्री, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस विद बैंकिंग इंडस्ट्री। चाय की पत्ती के लिए 5 years ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब मैं ठीक है बैंक हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या ताल्लुक है चाय का? ये काम होते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये 7 को काट देते तो मैं फिर कहता है जो काटे नीचे लिख दो, जब तक 7 ना आ जाता। समझ आइए? मैं गाइड कर रहा हूँ, क्राइटेरिया बार बार चेंज कर रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन है ना सर, कि क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया होना चाहिए बस, टू मेक श्योर ट्रांसपेरेंसी। वो क्या है डजंट मैटर। लेकिन अगर आपकी बिडिंग आने के बाद आप करते हैं ना कि यार टेक्निकल, और ये बहुत होता है, आप वापस जाएंगे आप देखेंगे बहुत होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बार बार चेंज हो रही है। अगर फिर नहीं आ रहा, 70-30 थी परसेंटेज, अब उसको लग रहा है कि यार इससे नहीं आएगा ना, मेरे वाले ने तो सस्ती प्राइस दी है ना, यार ऐसा करो 50-50 करो ना, टेक्निकल भी होना चाहिए, कमर्शियल भी होना चाहिए। नहीं आ रहा यार, सिर्फ प्राइस देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देख रहे, इसको 90-10 कर देते हैं। तो भाई बिडिंग से पहले डिसाइड करना था ना, ये बिडिंग के बाद कमर्शियल खुल गई, रेट आ गए, उसके बाद क्या देख रहे हो? एक बैक टू 10 years आप होते कहाँ पे सर? होते कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में। ठीक, बैक टू 10 years से प्रोक्योरमेंट की गई थी, 100 million की नेशनल टेंडर फ्लोट किया गया था। उसके लिए 5 मशीन्स हम डिमांड की गई थी, बट जो लोएस्ट इवैल्यूएट किया गया था जर्मनी से, उसने किया, और उससे 6 जो भी मैनेजर प्रोक्योरमेंट था, उसने 6 मशीन्स उसने फर्दर निगोशिएट करके ले लिया अगेंस्ट 5 मशीन, 100 million का टेंडर था, और लोएस्ट था, टेक्निकली क्वालिफाई भी कर रहा, फाइनेंशियल भी कर रहा, बट स्टिल नैब इंसिस्ट कर रहा है कि ही रिसीव फीडबैक फ्रॉम दैट। इसने 6 मशीन्स 6 मशीन्स आउट ऑफ 5, मतलब उसने 6 क्यों दिए? हाँ जी, 5 की प्रोक्योरमेंट था टेंडर, लेकिन उसने जब टेंडर फ्लोट कर दिया, लोएस्ट इवैल्यूएट हो गया, फर्दर निगोशिएट किया था कि आप हमें 5 या 6 मशीन्स दें, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे इसकी एंट्रीज भी होंगी। ठीक है, लेकिन देखिए ना ये स्कोप चेंज हो गया ना। नहीं, उसने क्वांटिटी सर चेंज हुई है, क्राइटेरिया स्कोप इज द क्वांटिटी, इन दिस पर्टिकुलर केस उन्होंने कहा 5 की जगह 6 दे दो, तो उन्होंने कहा यार गुडविल भी दे दो या एग्जांपल के तौर पे मैं दे दूं। देखिए अगर आपको 6 चाहिए थी तो पहले बता देना कि 6 चाहिए, बाद में क्यों फायदा है? नहीं सर, हो सकता है ये बेटर नेगोशिएशन उसकी पावर नेगोशिएशंस की बात कि
अगली बात वो बता रहे हैं क्योंकि प्राइस सेम है, प्राइस किसने मिला जो उसने तोड़ गया थी, बट देन प्राइस और टेंडर में कोड टेंडर वो सेम थी, लेकिन वो मशीनरी उसको नैब इंस्टेंस ने कह रहा कि मैं आपको केस बताता हूँ। ब्रेक इवन का पता है आपको? नॉर्मली जब एक वेंडर होता है ना, जब आप डील करने, एक रीसेंट केस हमने देखा जिसमें बंदा बैकआउट कर गया, ठीक है, उसने कहा कि जी बिल्कुल रीसेंट केस, साइट्स की ना मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें स्कोप ये लिखा हुआ था कि एक्सपेक्टेड नंबर 1 साल के अंदर 1100 हो जाएगा। उसने उसको पढ़ा नहीं ठीक से, जब उसने बाद में पढ़ा तो उसको हमने कहा अभी तो 900 साइट्स हैं आपके लिए। उसने कहा मैं आता ही नहीं, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में, और वो जीत गया था उसने, क्योंकि 1100 पे लोएस्ट बिड कर दिया था, ये माइंड में रखते हुए कि मैंने 1100 वो बड़ा 900 के ऊपर तो मैं जा नहीं सकता, जैसे उसने 5 मशीनें बनानी है, उसके ऊपर खर्चा लगना है, मेरे में चलना है, उसके ओवरहेड्स लगने हैं। उन्होंने जो है ना एक जब तक ट्रेन नहीं बनाएंगे उसकी कॉस्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट किया, और जो पीओ रेस ये बेसिकली सप्लाई है, और इन्होंने जो है ना आगे बड़ी कंपनी की क्या मतलब इन्होंने भी आगे सब कॉन्ट्रैक्ट जो लिख दें बस वो नॉइस पे जाके कुछ कर लिया कर सकते डिस्कशन क्यों क्या है आपने पढ़ा नहीं था क्यों वो हुआ जो दैट्स व्हाई जो इन्होंने आगे कोट किया वो 1400 या 1500 के, आई गेस, अपना थोड़ा सा मार्जिन रखते। अब जो कस्टमर है उनकी तरफ से आ गया है पीओ जो 1500 के अकॉर्डिंग। सप्लायर जो है वो अभी जो रिसेंट शिफ्ट हुई है ये करेंसी के अंदर जो है ना 10 रुपीज़ का जो डिफरेंस आया है, उसकी वजह से सप्लायर ने ये कहा है कि भाई आई एम नॉट एबल टू गिव यू दिस ऑन दैट रेट, मतलब 1100, जबकि वो पहले जो है वो कोटेशन रेज कर चुका था और वो पीओ हम उसको पीओ भी दे चुके थे। ठीक है ठीक है। अब इस केस में जो है ना वो हमारे लिए वो आगे वाला लाइबल वो फिजिबल नहीं रहा प्रोजेक्ट जो हम आगे कस्टमर को दे रहे हैं, और सप्लायर जो है ना हमें वो कम्प्लीटली जो है ना वो अपनी टर्म से बैकआउट कर गया कि भाई मैं आपको दे नहीं सकता, इवन दो कि हमने उसको पीओ रेज कर चुके थे। अब ये कंडीशन आउटसाइड द सर्कमस्टेंसेस है ना, इसका बेहतर तरीका होता है ब्रिंग दिस मैटर टू द हायर मैनेजमेंट, एक्सेप्शंस मस्ट बी देयर, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपका कस्टमर हर्ट होगा, आप रीबिडिंग में जाते हैं तब आपको होगा, और एट द टाइम ऑफ ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, रेट बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप यू कैन ऑलवेज डिस्क्लोज टू हायर मैनेजमेंट कि ये बंदा इस वजह से मांग रहा है, और इम्पैक्ट कैलकुलेट कर लें, जितने हायर अमाउंट मांग रहे हैं वो बाकी क्या उसकी उसमें डॉलर की मतलब लोकल सप्लायर है या इंटरनेशनल सप्लायर है पहली बार, और क्या डॉलर की वाकई इतना इम्पैक्ट बनता है, यू कैन कैलकुलेट इम्पैक्ट एंड ऑलवेज रिकमेंड, तो लेट मैनेजमेंट डिसाइड के वी हैव टू गो टू रीबिडिंग, और या मतलब खुद से फैसला डिस्क्लोज करते हैं, अप्रूवल ले लें, क्योंकि अगर आप उसका रेट हाई करते हैं तो आपकी पॉलिसी नॉन अप्लाई होगी। सर एक क्वेश्चन है, एक ऐसा सिनेरियो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को तो लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब एक प्रोक्योरमेंट का बंदा है वो लोएस्ट को सिलेक्ट करता है और लेकिन उससे किक बैक ले लेता है, ठीक है, तो अब उसका देखिए ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई लॉस नहीं है, सिर्फ इसका अपना पर्सनल, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रॉड है नहीं है? नहीं तो मैं जिसने किक बैक दिया था सियाना में पैसा नहीं पूरे करूँगा, नहीं आप देखें लोएस्ट है, मैं लोएस्ट हूँ ना, मैं लोएस्ट हूँ, मैं वेंडर हूँ, मैं सप्लायर, मैंने आपको जो है वो 100 रुपए की चीज़ 80 रुपए की दे दी है, ठीक है, तो मैं पैसे पूरे नहीं करूँगा, नहीं देखिए आप अपने उसके प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, प्रॉफिट को कम नहीं कर रहे, डेफिनेटली देखिए मैंने एक ऐसी कॉस्ट इनकर की जो मेरे बैंक में माइंड में पड़ी गई थी, मैंने उसको पैसे दिए, कारोबारी आदमी कभी भी प्रॉफिट मतलब अलावा से कोई काम नहीं करता, जब वो क्वालिटी डाउन करेगा, वो क्वालिटी डाउन करेगा, वो आइटम्स कम कर देगा, वो कहीं ना कहीं गेम खेलेगा। समटाइम्स कस्टमर्स रिटेन करने के लिए भी आप इस तरह से करते हैं कि इनिशियली थोड़े से डिस्काउंट्स या आप कस्टमर्स बनाने के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं, तो डिस्काउंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर करते हैं, वो आप नीचे आदमी को क्यों चेक बैक दे रहे हैं, अगर इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग द बिजनेस तो आप डिस्काउंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर करते हैं, लेकिन आप एक बंदे को किक बैक दे के वो सारा कुछ करवा रहे हैं, इसलिए आइडियली नेगोशिएशंस में पर्सन टू पर्सन नेगोशिएशन शुड नॉट बी देयर, सिस्टम लेवल नेगोशिएशन हो, सिस्टम पे बिडिंग हो, ऑटोमेटिक हो।
पाकिस्तान में तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यू सप्लायर्स जो हैं वो उनको कभी भी बिजनेस मिलता है अनलेस के वो जो है किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को कुछ किकबैक्स मिले। नहीं, अभी मोस्टली केसेस जोंग में वी हैव वन पोर्टल, ठीक है, जोंग का एक सप्लायर पोर्टल है, वेबसाइट पे पड़ा है, आप जाएं उस पर क्लिक करें, अपने बिजनेस की चीज़ें डालें, यू गेट रजिस्टर्ड। जो नई बिल्डिंग होगी वो उस पर अनाउंस होगी, यू गेट रजिस्टर्ड, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं। बिल्डिंग आ गई अनाउंस होगी, बिल्डिंग में आपने बिल्डिंग शुरू करें, बिल्डिंग किसी को नजर नहीं आ रही, स्पेसिफिकेशन चीज़ें सब डिटेल आ रही है, एंड इतने लोग नए इसमें आए हैं जो कि पहले नहीं थे, और उसके ऊपर इंक्रिप्शन और चीज़ें ताकि प्राइसेस लीक नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो आपको नज़र आ रहा था, आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2 प्राइसेस नजर, सिस्टम से आप बहुत चीज़ें डील कर सकते हैं। इसमें हमारा ज़्यादा प्राइसिंग का फोकस होता है, हम इसको क्वालिटी को फोकस नहीं कर रहे, तो वेंडर इसमें प्ले करते हैं, नॉर्मली क्वालिटी में प्ले करता है, तो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होना चाहिए, यानी आपको ये एग्जैक्टली पता हो कि आप क्या ले रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो स्टार्ट में आप वेंडर जब आप बिड अनाउंस करेंगे ना, तो आप लिखेंगे क्वालिटी की स्टैंडर्ड है, अगर इससे लेसर होगा तो ये पेनल्टी में है, दैट कैन गो टू ब्लैक लिस्टिंग। सेकेंडली जो अपॉर्चुनिटी लॉस कंपनी वेयर करती है, स्पैम चेक कर लो, टैंक वगैरह, जिससे ऑपरेशन सफर हो रहा है कंपनी का, वो अपॉर्चुनिटी लॉस जो हो रहा है, वो किस में उसको पेनल्टी वो कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी डैमेजेस होते हैं, पेनल्टीज होती हैं, आप उसमें लिखते हैं कि अगर 10 दिन से ज़्यादा डिले होगा, इतना डिले होगा, वो आपके लीगल का काम है कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से ड्राफ्ट करें, तो रिस्क कवर हो जाता है। अच्छा जी, रैशनलाइजेशन, दो बातें हमने कर ली, अपॉर्चुनिटी, प्रेशर, लेकिन दोनों चीज़ें हों भी तो लोग फ्रॉड नहीं करेंगे। प्रेशर सब पे है, हमने सबने डिस्कस किया ना, अपॉर्चुनिटी भी सबके पास कोई ना कोई है, कितनों ने फ्रॉड किया? नहीं किया, आई सपोज कि ऑल आर प्रोफेशनल, नहीं किया हो, ठीक है, तो दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं आपके सामने, आपको नजर आ रहा होता है कि दफा यार यहाँ तो हो सकता है, लेकिन आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देयर इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड इंसान कदर भी नहीं कर सकता जब तक उसके दिल की बत्ती जो है ना वो ग्रीन ना हो जाए। कोई बंदा ईवल को भी ईवल समझ के नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वो उसको बिल्कुल जायज समझता है, वो कभी अपने कॉन्शियस का सहारा ले लेता है, कभी सोसाइटी का सहारा ले लेता है, कभी रिलीजन का सहारा ले लेता है कि यार फतवा आ गया, ठीक है। जब तक अपने दिल को तसल्ली न दे ले इंसान, तब तक वो फ्रॉड नहीं करता, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, ठीक है, एक ग्रुप और सोसाइटी जिसमें वायलेशन समझी जाती है कि बुरी चीज है, ठीक है, एक ग्रुप और सोसाइटी होते हैं जिसमें वायलेशन नॉर्म होती है, जैसे कि हम लोग हर चीज मतलब वायलेशन है। कराची में गाड़ी चलाई किसी ने, समझ आती है क्या होता है, अक्का बक्का रह गया, ये रेड सिग्नल लगाई क्यों है, और टैक्स चोरी करना सारे खाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नॉर्म बनी हुई है। अच्छा, दूसरा काम ये होता है कि जो बंदा फ्रॉड कर रहा है वो अवेयर भी है कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, या उसको नहीं पता, बहुत भोला है, समझ ही नहीं आ रही कि मैं वाकई में फ्रॉड, ऐसा भी होता है ना, लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो एक ऐसा सोसाइटी जिसमें नॉर्म जो है वो नहीं है वायलेशन, वो अगला बंदा क्या करता है अपने आप को तसल्ली देने के लिए, नहीं है ना, तसल्ली किस किस्म, आई एम एन एक्सेप्शनल पर्सन, मेरे जैसा है ही नहीं कोई, मैं कर सकता है, इतना पढ़ा हूँ मैंने, 3 मास्टर्स किए, ये उसको देखो ये करके पास कर रहा हूँ, ठीक है, तनख्वाह मेरे से ज़्यादा लेता है, काम सारा मैं करता हूँ, प्रेजेंटेशन ये बनाता है, ठीक है, जे इसकी होती है, हर साल इसको बोनस मिलता है, मुझे बोनस मिलता नहीं है, तो मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं लेट सेटिंग करता हूँ, 12 बजे तक काम करता हूँ, तनख्वाह तो 6 बजे तक ही देते हैं ना, ऐसा
भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 8 से 6 बजे तक है ना, 9 से 6 बजे तक है, तो मैं डिजर्व कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा हक है। क्लियर? दूसरा बंदा कौन सा होता है? जो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे नॉर्म है और वो उसको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो डिकेटेड है, हर कोई कर रहा है, सारे गिल्टी हैं यहाँ पे। मैंने कर लिया तो कौन सी क्या बता देखे सर, हमारे मेरी सैलरी और मेरा कितना टैक्स करता है मुझे लग पता जाता है। हमारे एक अंकल है, वो एक दिन बैठे हुए बड़े परेशान, क्या हुआ? पिछले साल 5,000 टैक्स देता है, इस साल 12,000 लाएंगे, और ही इज लाइक करोड़पति, करोड़पति, चीजें हर चीज 12,000 टैक्स देने पे ही वाज लाइक वेरी मच वरीड। ये हालत है यहाँ पे हमारी टैक्सेस की देने की जो सरकार है। आप मंडी में जाते हैं ना, ये मंडियाँ ठंडियाँ, मैले मैले कपड़े, इतनी सी दुकान, ठीक है, उसके वो इतनी सी दुकान नहीं होती ना, वो गरीब आदमी होता है, उसके पीछे 6 गोदाम होते हैं, मैले कपड़े, मोटरसाइकिल पे आता होगा, कभी आप उसका घर जाकर देखें, ह्यूज हाउसेस, बड़ी गाड़ियाँ। मंडी में मोटरसाइकिल पे आते इसलिए कि वो चलानी आसान है, रेडे चढ़े घूम रहे होते हैं। मैंने बड़ा क्लोजली देखा था, और करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं। अच्छा, एक सोसाइटी में नॉर्म है लेकिन बंदे को पता नहीं है। इसी तरह होता है यहाँ पे, गुड फॉर कॉमन पर्पस, ठीक है। एडवांस रेवेन्यू को, सारा रेवेन्यू को करा दो, क्यों? परफॉर्मेंस बेहतर होगा, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, डिपार्टमेंट के लिए करो, कंपनी के लिए करो, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है बस कर दो। और एक में होता है जहाँ पे नॉर्म नहीं है तो डिनायल में चला जाता है, कहता है आई विल रीपे लेटर। दूसरा शेयर में सट्टा खेल दिया, कैशियर बैठा हुआ पैसे यूज कर लेता है और बाद में वापस कर देता है इन्वेस्ट करके, लेकिन एक दफा इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो जाए तो एक ही दफा कर रहा हूँ, दोबारा नहीं करूँ, मजबूरी है, एक दफा मजबूरी है। तो अपने आप को रैशनलाइज करते हैं लोग, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो है, Human beings basically try to do two things at the same time. On one hand, we want to be able to look in the mirror and feel good about ourselves. On the other hand, we want to benefit from being dishonest. Now you could say you could do one or the other. You can either look at yourself as honest or you could benefit from dishonesty. You can't do both. Well, it turns out that thanks to our flexible cognitive psychology and thanks to our ability to rationalize our actions, we can do both. And as long as we rationalize our actions, and as long as we cheat just a little bit, we can benefit from cheating just a little bit, and at the same time we can keep thinking of ourselves as honest, wonderful people. It's all about rationalization. If we can rationalize things to a higher degree, we will be able to cheat more or be more dishonest and think of ourselves as good people. And if we can rationalize less, we will be more honest. And by the way, it's not as if we have a lot of big cheaters, we have a lot of little cheaters. In this book, in this research, we've basically tested about 30,000 people. And from those 30,000 people, we found 12 big cheaters. And those 12 big cheaters together stole about $150 from me. From those 30,000 people, we also had 18,000 little cheaters. And they stole together $36,000 from me. And I would like to argue that this kind of reflects what we have in society. Sure, there are some big cheaters out there, people who just go all the way, but there are very few of them. And in fact, the magnitude of dishonesty we most likely see in society is by good people who think they're doing good work, but in fact cheating just a little bit, but because there's so many of them, of us, this actually has a tremendous economic impact. There's a little joke that Johnny comes home from school with a little note that says that Johnny stole a pencil from the kid who's sitting next to him. And Johnny's father is furious. And he said, Johnny, you never steal a pencil from the kid who's sitting next to you. This is unacceptable. I can't believe you do this. You're grounded for 2 weeks. And besides, Johnny, you know very well that if you need a pencil, you could just say something. You could just mention it and I can bring you dozens of pencils from the office. ठेले से
पकोड़े, ठीक है। अब आप कभी भी उसके जो गल्ला है उसमें से पैसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। लेकिन कितने लोग हैं जो ऐसे खड़े खड़े खाना शुरू कर देते, 3 रुपए के चिप्स खा जाएंगे, 2 रुपए के खाएंगे, 1 रुपए के भी खा जाएंगे, लेकिन कोई 1 रुपया उसके उससे नहीं निकालेगा। क्यों? बिकॉज ये चोरी नहीं है, मतलब ये तो वैसे ही है, मतलब इसका इफेक्ट नहीं होगा। क्या हुआ, मैंने एक खा लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को रैशनलाइज कर रहे हैं। लेडीज सैंपल है, क्यों ऐसा है? They are being friendly, मतलब मैं am friendly, जबरदस्ती का friendly। You are giving it business, that is why. I am giving, I have right to exploit them. People are thinking this. चेक कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि सामने खड़ा हुआ कौन है। उन्हें पता है कि वो उन्हें आगे से कुछ कहेगा नहीं, लाइक चिप्स वाला है, पकौड़े वाला है, कहेगा नहीं। एक तो नॉर्म बन गया है, एक तो नॉर्म बन गया। दूसरा ये, अब देखें इसमें वो कह रहे हैं पेंसिल में ऑफिस से ले आता, ठीक है। चोरी करना ठीक है, ऑफिस की उठा के लाना ठीक, चोरी नहीं समझ रहे हैं इसको, वो चोरी इसको नहीं समझ रहे हैं। यही तो हम अपने आप को वही कंडीशनिंग की हुई है ना, रैशनलाइज कर रहे हैं, कंडीशनिंग की है कि जब तक मैं पैसे ऐसे इकट्ठे करके चोरी नहीं करूंगा ना, मेरी चोरी नहीं है। मैं डेटा के अंदर मैनिपुलेशन कर दूं, रिपोर्टें ऊपर की नीचे कर दूं, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन कर दूं, डेरिवेटिव्स आगे पीछे कर दूं, ठीक है। जहाँ पे पैसा दूर हो जाता है, ये बड़ा जबरदस्त चीज है। जब पैसा दूर होता जाता है ना डिस्काउंटेड ट्रांजैक्शन, तो आपको चोरी कम लगने लगती है। और ना पैसा कैश चीज दूर होती है, यानी उसमें लेयर्स आती है, तो मुझे वो चोरी नहीं लगती, ठीक है। तो आपको तो होता क्या है इसके रिजल्ट में, वैल्यू हैकिंग होती है। उस लेवल पे अगर आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी का बेस्ट, कंपनी की चीज, कंपनी के इस्तेमाल में होना चाहिए, और यू कैन आस्क यू, ठीक है, यू कैन डिस्कस विद द मैनेजमेंट कि हम अगर ये प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको लगता है कि हम ये पर्सनल यूज में करते हैं, तो क्या कोई इशू तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी हमारे ऑफिस में इशू ही होती है सीनियर लोगों को। अब ये इशू बना कि कैन दे यूज इट फॉर पर्सनल पर्पस और नॉट, तो उसकी क्लैरिटी ले ली। अभी छोटी चीज़ है, अब आ जाते हैं कंपनी साइड से देखते हैं। कंपनी साइड को डेफिनेटली ये नहीं देखना चाहिए कि कौन पता पैसा लेके जा रहा है, क्योंकि ये पर्सनल ऑनेस्टी हुआ। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि बंदा जो है वो इस प्रैक्टिस में हैबिचुअल है, ठीक है, क्योंकि वो आराम से स्टेशनरी जो वो उठा के ले जाता है अनअकाउंटेड, हर दफ़ा डिपार्टमेंट के लिए स्टेशनरी आती है, उसमें काफ़ी सारी घर चली जाती है, हर दफ़ा जो ये करता है, और एक बंदा इसमें हैबिचुअल नज़र आता है, तो उसके अंदर वायरस पाया जाता है, शुगर है उसमें, और शुगर कभी भी चेकिंग कर सकती है किसी और चीज़ में, क्योंकि उसके अंदर ये हैबिट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कि उसको ये ठीक है, ये भी जायज़ कर सकता है, और जायज़ बनाने की ना कैपेबिलिटी पूरी करती है। दैट कैन बी सीन कि यार ये क्यों कर रहा है, ठीक है, हैबिचुअल और एक उसको बाहर लगाना जरूरी है। लेकिन अगर आपको अपने हायर से पूछो कि एक असिस्टेंट मैनेजर है ना, वो पेन जैसे ये बता रहे हैं कि पेन और पेंसिल ले तो अपने मैनेजर से कहेगा कि यार मैं ये पेन और पेंसिल लेके जाता हूँ लोग, तो उसकी खुद ही ये प्रैक्टिस है, कहते हाँ यार कर लिया करो, कोई ऐसा इशू नहीं। वो असिस्टेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा साहब, क्या वो मैनेजर ही बिल, क्योंकि दोनों ही ऐसा नॉट द मैनेजर बॉस आपको बात चला, जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है ना, जिनकी पॉलिसी है, देखिए ये कल्चर इम्बेड करने वाली चीज़ है, एक दिन में नहीं आता, एक दिन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता। ये कल्चर के पीपल आस्क क्वेश्चन, किसी एक्ट में करने देता हूँ आई एम अनक्लियर अबाउट द पॉलिसी, मुझे बताएं पॉलिसी क्या है, तो अब आपका ये एडमिन डिपार्टमेंट जवाब देगा इसके ऊपर कि भाई ये आप स्टेशनरी फॉर एग्जाम्पल घर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, ठीक है। एक आधा करना वो डेफिनेटली अपनी मॉनिटर कर रहे हैं उस चीज़ को। सर इसमें हम अगर इलास्टिसिटी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, व्हीकल का फ्यूल मिलता है, कंपनी लिमिट दे दिया आपने, जो भी आप 300 की 200 लिमिट है,
बट आपकी जो एक्चुअल कंजम्पशन वो कम होती है। अगर मैं दूसरी गाड़ियों में भी उस अलाउंस के विद अलाउंस यूज़ कर लेता हूँ तो क्या वो ऑफेंस में आएगा? डिपेंड करता है ना, अलाउंस है या पर्क है। मतलब अगर अगर देखिए, अगर मुझे इंश्योरेंस का पर्क मिला है फॉर एग्जांपल और मेरी एक लिमिट है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मेरा कोई बीमार नहीं होता घर में और मैं अपनी कॉपी जो इंश्योर्ड ही नहीं है, मैं कहता हूँ मेरी लिमिट है, इनका इलाज करवा देता हूँ उसके अंदर। कुछ एलोकेशन होती है ना सर, ऑफिसर लेवल, मैनेजरियल लेवल, वो तो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से वो एलोकेशन हुई हुई है ना, तो अगर वो यूज नहीं हुई तो आइडियली, लेकिन अगर एक चीज अनाउंस के ज़िम्मे में आती है, आपका सैलरी पैकेज है, ठीक है, आपको कहा जाता है कि यार जब आप प्रमोट हुए तो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर हो गए तो अब आपका लिए पेट्रोल इतना और ये चीज़ इतनी हो गई है, लेकिन मेडिकल सबका एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है कि ये आपकी सैलरी का पार्ट है, डेफिनेटली आपने एक गाड़ी में, 2 गाड़ी में, आपकी 3 गाड़ी, 4 गाड़ी में कार्ड दिया है, कार्ड में गाड़ी का नंबर तो नहीं लिखा ना, आपका फर्क है, आप जहाँ मर्जी उसको यूज़ करें और आपकी डेफिनेटली एज गेम के साथ अलाइंड है। जब आप नेगोशिएशन करने जा रहे हैं तो उसमें लिखा होता है कितना फ्यूल देंगे, क्या करेंगे, गाड़ी देंगे, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ग्रेड वाइज चेंज भी होती है, हमारे यहाँ मैनेजर डायरेक्टर चेंज होती है, वो उसके सैलरी का पार्ट है। जब कोई नेक्स्ट प्रमोशन लेकर आता है तो उसमें लिखा होता है कि अब आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, गाड़ी की सीलिंग बढ़ गई है, ये हो गया और ये सारा। सर ये जो परमिशन की आपने बात की, छोटा सा उसमें ये है कि अगर हम किसी रेडी पे खड़े हैं या फिर हम कोई चीज़ खाने लगे हैं तो सिंपली हम ये कर सकते हैं कि जो ऑनर है उसका एक सिंपल पूछ लें कि क्या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, और उसने कुछ भी नहीं कहना, मतलब आपने टेस्ट करने के लिए और बाद में आपने परचेज कर लेना। हाँ, बाद में तो पूछ लेंगे, लेकिन ये मेंटेलिटी की बात है। जब पैसा निकाल दो यू थिंक कि यार चोरी, जिस चीज़ में लाना चाह रहा है, चोरी को चोरी समझते नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों में अंतर बैठते हैं। चल बोल दो कि रेडी पे लिख के लगाया आगे आइडिया बैठते हैं आपके साथ में जॉब पे एक टाइमिंग है, आपको टाइमिंग के लिए कुछ आइडिया बैठते हैं, आपका काम भी है, वो भी चोरी है, वो भी चोरी कहेंगे, चोरी एक पर्सनल ऑनेस्टी की बात है। देखिए आपके ऊपर हर टाइम वैल्यूज की बात है ना, पर्सनल वैल्यूज है, उसमें बंदा नहीं पाया जाता। लेकिन कई दफ़ा फारिग बैठना भी जरूरी होता है। अगर काम नहीं है ना, अल्लाह का वास्ता है काम क्रिएट मत करें। काम है, क्योंकि जिस बंदे ने एटम बम का बटन दबाया था ना, वो काश ना दबाता, ठीक है। तो बहुत सारे काम आपने नहीं करने होते, फ्यूचर भी आपके पल्ले पड़ जाते हैं। नहीं, आपने बना जो देखिए एक काम होता है जो एसेंशियल होता है, यस, जो करने की जरूरत होती है, ठीक है। एक वेला दिमाग में बैठ के ना काम क्रिएट करता रहता है, तो जब से मैं इधर बॉस हूँ, ये हंस क्यों रहा है, इसमें काम नहीं है, इसमें कोई काम नहीं करता, जाके तुम ये रिपोर्ट की जरूरत है कि नहीं। इंस्टेड आप फारिग बैठे में रीड समथिंग न्यू, रिसर्च। अच्छा, रिसर्च को लोग कुछ समझते नहीं है हमारी फील्ड में, ये बहुत बड़ा इशू है। काम है बस काम। आप मुझे बताएं, जो बंदा दरख्त काट रहा है और आरा तेज नहीं कर रहा और कहता है कि मैं इतनी देर में और दरख्त काट लूंगा, पागल नहीं। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, हम कितनी दफ़ा अपना आरा तेज करते हैं, कितनी दफ़ा नया जर्नल पढ़ते हैं, नया पेपर पढ़ते हैं, नई प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, या कॉल कर लेंगे या गप्पे मार लेंगे या फेसबुक यूज कर लेंगे। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को ना, इफ वी हैव टाइम वी डू वन एक्सरसाइज। मैं पहले बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग बहुत बड़ी है एंड आई एम ट्राइंग टू कंसाइज एज मच, और क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत है। एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में ना ये, ठीक है, कोई भी रिस्क असेसमेंट, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विदाउट अ मैप नहीं हो सकती। मैंने अगर ये देखना है कि मेरे घर में चोरी के रास्ते कितने हैं, तो पहले मैं ये लिखूंगा कि घर के दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं, सीढ़ी किधर लगी हुई है, छत से आने का रास्ता है कि नहीं। हम बड़ा मायोपिक सा छोटा सा व्यू लेते हैं हर चीज़ का, और किसी भी हमारा पेट तरीका है फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन। जब कोई बात शुरू होती है, मैं कहता हूँ भाई don't tell me details without a map of that particular domain.
पहले मुझे मैप लेके आओ, आर्किटेक्चर लेके आओ, चाहे आईटी का मसला है चाहे नॉर्मल मसला है, आई प्लॉट इट, उसके बाद मैं देखूंगा मसला कहाँ कहाँ हो सकता है या कहाँ कहाँ हो। तो अगर आप देखें तो आप एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें वेंडर है, प्रोक्योरमेंट है, सप्लाई चेन है, प्रोडक्शन है, सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर है, फाइनेंस सबको डील कर रहा है, किसी को पैसे दे रहा है, किसी से ले रहा है, HR सबको बंदे दे रहा है, ठीक है। अब अगर गलत बंदे कंपनी में आ जाए विदाउट बैकग्राउंड चेक तो फिर हो गया काम, जितने मर्जी लगा लो कुछ नहीं होता। So these are the connection points. So every area is basically a risk area. And so, for example, contract and procurement की बात की है। Contract and procurement में दो phases होते हैं, pre-bidding and bidding and contract. ऐसा ही है? Yes. Pre-bid phase में क्या क्या हो सकता है? Unnecessary ordering, चाहिए ही नहीं, ठीक है। पिछली भी चीजें पड़ी हुई गल सड़ रही हैं वेयर हाउस के अंदर, वो अभी अभी रिसेंटली बिकी हैं स्क्रैप में और दोबारा वही खरीद रहे, ठीक है। 100 लैपटॉप पहले ही पड़ा हुआ वेयर हाउस में, 100 और खरीद रहे हो, भाई पिछला कौन यूज करेगा? ऑर्डर नहीं चाहिए, ये चाहिए ही नहीं। एक चीज आएगी, ज्यादा मंगे बता लो, मैं अपने रिश्तेदारों को दे दूंगा। गिव अवे आइटम में बहुत ज्यादा होता है, ये ज्यादा मंगवा लेते हैं। बिड टेलरिंग, ये वो चीजें जो आपने कही थी कि स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली वो बना दो जो बंदा चाहिए। बिड स्प्लिटिंग भी एक चीज होती है, एनी आइडिया क्या होता है? सुना हुआ है। तो लिमिट होती है कि $15,000 की आपने करनी है तो आप 2 कर देते हैं, बिड कर दें 7,000 की 7,000 बहुत चीजें ताकि हाईलाइट ही ना हो। हाईलाइट तो ये ऊपर बैठा वाला बंदा पूछ सकता है कि ये क्या कह रहे हो, क्यों मंगा रहे हो? सही एक्सप्लेन कर। ऑथराइज्ड लिमिट्स होती हैं बाद दफा के। देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। 50,000 की चीजें खरीदनी है तो मैनेजर अप्रूव कर सकता है, 1 लाख की खरीदनी है तो डायरेक्टर या VP अप्रूव करेगा, उससे ऊपर करनी है तो एक कमेटी अप्रूव करेगी, ठीक है। तो मैनेजर क्या कहता है 50,000 के ना 100 बना लेता है, 10 बना लेता है, तो बिड स्प्लिट कर देता है। सेम तरह की चीजें खरीद रहे होंगे बट हाँ मतलब एक ही वेंडर भी आ रहा होगा, एक ही चीज होगी लेकिन स्प्लिट होगी और नहीं। सिंगल वेंडर आप एंटर करा सकते हैं इसी तरह कि बस यही कर सकता है और कर ही नहीं सकता है, तो वो एंट्री आ जाएगी। अच्छा, बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फेज में चले जाए। बिड मैनिपुलेशन की बात की थी, वही है, बिड मैनिपुलेट हो रही है कमर्शियल लेवल पे। ये जो हमने एक्सरसाइज खेली थी ना गेम की, ये बिड मैनिपुलेशन होती है। और इसका क्या क्लू होता है कि जो क्राइटेरिया है वो आफ्टर बिडिंग चेंज हो रहे होंगे, बार बार चेंज हो रहे होंगे। तो अगर 3 राउंड ऑफ बिडिंग है तो कहेंगे 5 राउंड करा लेते हैं, छठा भी करा लेते हैं, तो वो बिड प्लान के अगेंस्ट होगा। बाय द वे आई विल गिव इट प्रेजेंटेशन टू बासित सर, और आपके पास इनके ईमेल एड्रेसेस तो होंगे, ठीक है, वो आप शेयर कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये ईमेल पे आ जाएगी। तो नोटिंग के बजाय इफ यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट तो बेहतर होगा। जब बिड डेटा लीक हो सकता है, वेरी ऑब्वियसली कि आप बता रहे हैं अगले बंदे को कि क्या चीज़ है, कॉन्ट्रैक्टिंग कोलिजन हो जाती है। ये बड़ी मजे की चीज़ है। ये कैसे होता है सर? ये पेल, आपने नाम सुना होगा, पेल का केस है। वर्ल्ड बैंक ने इन पे पाबंदी लगाई थी। इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट था कि जो आपके ट्रांसफार्मर देने थे, पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट था, अपग्रेडेशन थी, तो वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने मिल के उन्होंने पार्ट्स को उसमें डिवाइड कर लिए और वर्ल्ड बैंक को बिड किया कि यार इसने कहा पहल इसमें करेगा, पहल सिर्फ ये चीज़ देगा, केबल ये बंदा देगा, ये देगा, और एक दूसरे से कमीशन नहीं, कमीशन नहीं, पार्ट्स डिवाइड कर लिए। कंसोर्शियम भी नहीं था, लीगल नहीं था, हम आपस में ये वो नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, मिल के करते हैं, पार्ट डिवाइड करते हैं, अपना अपना हिस्सा लेते हैं साइड पे। तो इसमें क्या वर्ल्ड बैंक ने फिर इन पे पहले 5 साल 2 साल की पाबंदी लगा दी, किसी भी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले सकते। जो गुड नेम यावर अब ये गाड़ियाँ लगी होती है गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा चलता है,
साथ तुम कर लो, इनके साथ मैं कर लूँगा, ठीक है, बाहर से बैठ के सेटलमेंट, या इससे ऊपर कोई बिड नहीं करेगा, या कई बार हम देखते हैं कि प्राइस ना फेयरली हायर देन मार्केट प्राइस है, समझ ही नहीं आती। मैं मार्केट विजिट के लिए लड़के भेज रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार जो भी बिडिंग हुई है ना, एक उठाओ और ज़रा निकल जाओ साइकिल लेके मार्केट में, दुकानों से पूछो कितने की है। चलो समझ आती है, कंपनी है, टैक्सेस है, सब कुछ है, ज़्यादा हमें कॉस्ट आएगी, कंपनी दे के लोग बिड ज़्यादा करेंगे, ये कितने परसेंट, 100%, 50%, 10-15% कर रहे हैं। समटाइम आई सी प्राइसेस फेयरली बिगर देन, मतलब कैसे हो सकता है? वो कोलिजन हो रहा होता है क्योंकि एग्री के ठीक है इनको बिड आई है, इससे नीचे कोई नहीं करेगा, एग्रीमेंट होता है। और वेंडर की कमेटियाँ होती हैं, आपको पता ही है, यूनियन होती हैं। लेकिन सर एक केस में ये है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का स्पेसिफिक बिजनेस में कुछ मैं कर रहा हूँ कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज जो हैं हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम यूएसए से, मतलब हम मंगवाते हैं, और यूएसए और जर्मनी जो कि बहुत हाई परफॉर्मेंस जो है ना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और सेम प्रोडक्ट जो है वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स भी बना रहे हैं, ठीक है, और वो लो क्वालिटी में है। अब अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, लेट से अगर मैं आपकी जोंग की अगर एग्जांपल लेता हूँ, जोंग को अब अगर क्लैम मीटर जो ये चीज़ चाहिए वो उन्होंने सप्लाई की है, अब वो चाइना में, चाइनीज़ जो है ना लोकल मार्केट से जो मिल रहे हैं वो आई गेस 500, 1000, 2000 इसके आसपास का मिल रहा है, ठीक है। यही चीज़ अगर आप जर्मनी या यूएसए की चीज़ मंगवाते हो तो इट इज़ अराउंड $70 to $80, जो कि आपको जो है ना कोई 10,000 से 12,000 पड़ जाता है। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अब स्पेसिफिकेशंस उसकी भी सेम होंगी, स्पेसिफिकेशन उसकी भी सेम होंगी। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे टेंडर पे हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे हमें ये चीज़ होती है कि जो कोई लोकल सप्लायर उठ के चाइनीज उठा के पकड़ा देता है और उसको टेंडर मिल जाता है। इसमें वीकनेस देखें, अब एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाइनीज सप्लायर अगर दे रहे हैं तो वो सेम क्वालिटी तो डेफिनेटली नहीं दे रहा। यही प्रॉब्लम ना, वो दिस इज गारंटी दे रहा है। दिस इज अबाउट सेटिंग ऑफ क्वालिटी क्राइटेरिया। आप कहते हैं मुझे 7 इंच स्क्रीन चाहिए टैबलेट, ठीक है, उसके पिक्सल कितने होंगे, उसकी डिटेल्स क्या होंगी, ये शो करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की एक्सपर्टीज और अंडरस्टैंडिंग कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। अगर इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं तो वो बड़ी जनरल डिस्क्रिप्शन पे चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। तो फॉर दैट देयर नीड्स टू बी अ पॉलिसी। हमारे पास प्रोक्योरमेंट की अलग पॉलिसी है, क्वालिटी मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल की अलग पॉलिसी है, एंड कोई भी RFP, कोई भी बिडिंग हो ही नहीं सकती जब तक क्वालिटी के सेट पैरामीटर्स उसमें लिखे ना जाए। और उसके आगे ये भी लिखा जाता है कि अगर ये पैरामीटर मीट ना हुए तो ये इस पर पेनल्टी पड़ेगी, ये हमारा क्राइटेरिया बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट हो रहा होता है। मुझे पहले नहीं था, डेफिनेटली लर्निंग से निकल रहा है। शेयर कंपनीज हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट केस होता है। अगर आप वेंडर मैनेजमेंट में चले जाए, पहला था बिडिंग से पहले, फिर बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आती है बात उसकी। आपने चीज़ें खरीदी, प्रोक्योरमेंट ने ले दी, अब चीज़ चली गई डिपार्टमेंट के पास, क्लियर? ऐसे ही होता है ना, डिपार्टमेंट के पास चलेगी। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उसने चीज़ें लेनी है या सर्विसेज लेनी है, और वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है और उसने साइन ऑफ करना है, या वेयर हाउस में चीज़ आनी है और उसे साइन ऑफ करना है कि ये स्पेसिफिकेशन की चीज़ आ गई है। अगर वो किकबैक ले लेता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो सस्ती क्वालिटी की चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, या लेसर क्वांटिटीज को भी एक्सेप्ट कर सकता है। चेंज ऑर्डर्स, मैंने बिडिंग की, मैंने अपने भाई को देना है कॉन्ट्रैक्ट, या रिश्तेदार या दोस्त को देना है, और मुझे ये पता है कि 1000 आइटम मार्केट में कोई भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं बिड जो निकालूंगा ना वो 1000 आइटम भी निकालूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, जब बिड हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर मैं कहूँगा हमें तो चाहिए ही 200 थे। ये रिवर्स केस है आपके द्वारा। तो कंपटीशन के लोग पहले पीछे हो जाएंगे, यार 1000 तो हम दे नहीं सकते। अपने वाले को मैंने बताया हुआ है कि भाई तुमने 1000 पे बिड कर देना, और मैं डी स्कोपिंग कर दूँगा। तो जितने भी डी स्कोपिंग के केसेस होते हैं वो रेड फ्लैग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो इतना बड़ा किया, लेकिन 3 सालों से वो पूरा नहीं हुआ, अभी तक ओपन पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? ओपन पीओ। तो कभी आप जाए वापस डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर आप ऑडिट में हैं तो
लिस्ट ऑफ ओपन क्यूज निकालें और फिर उनकी एजिंग निकालें। ये सारा कुछ क्यों नहीं मंगवाया, इतने अच्छे से क्यों नहीं मंगवाया, क्या बना, बिडिंग क्यों करवाई अगर नहीं लेना, विल फाइंड गुड थिंग्स। कॉस्ट नेट चार्जिंग, मटेरियल लेबर आप गलत चार्ज कर सकते हैं और उसको, और ये वेंडर भी करते हैं। 10 बोरी सीमेंट की जगह 8 लगा दें, क्या पता चलता है, नहीं पता चलता अंदर क्या पार्ट लग रहे हैं, चीज़ें क्या लग रही हैं। लेबर कितने, लेबर वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है 15 लोगों ने काम करना था, 10 ने किया। एक और एग्जांपल है इन्वेंट्री में सब प्रोक्यूरेशन सी, आइटम पूरे नहीं है लेकिन एक्सेल की शीटों में सिस्टम में कोर्स टोटल कर दिया, टोटल चेंज कर दिया। फॉल्स एंट्रीज टू परपेचुअल एंट्री रिकॉर्ड, ये कोई बता सकता है? चीज इश्यूज डाल दी ना, वेयर हाउस में बैठा हूँ, इश्यूज डाल दी परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड के अंदर कि यार ये इशू कर दिया, हालांकि इशू नहीं है। फिजिकल पैडिंग रिप्लेसिंग, अब वेयर हाउस में जब हम जाते हैं ना तो हम तो यही ऑडिटर बड़े साफ सुथरे कपड़े पहने के वेयर हाउस में जाते हैं, सामने 4 चीजें पड़ी हुई हैं मैंने देखी, पूरी यहाँ पूरी है, पीछे भी यही पड़ी हुई, पीछे भी यही, ठीक है। हर दफा मैं यही करके आता हूँ, उनको भी समझ आ गया कि ये इसी तरह करना। नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड है और स्टॉक वाली साइड है वो उन्होंने पीछे डब्बे खाली रखे होते हैं, कई दफा ईंटें भरी होती हैं, कभी भूसा भरा होता है, ठीक है। हमारे यहाँ वो बैटरीज आई पुरानी, उसके अंदर उन्होंने वजन पूरा किया, सीमेंट भरा हुआ बैटरी होगा ना, पुरानी बैटरी उतर के वापस आई, सीमेंट भरा हुआ, वो एक बैटरी ट्रक से गिरी तो सीमेंट खुल गया उसका, अदरवाइज तो वो गई थी। ये बहुत ज्यादा होता है, ये पुराना स्टॉक को ना वो कर रहे होते हैं या रिप्लेस कर देंगे। सैमसंग का टीवी पड़ा हुआ है, वो टीवी हटा के दूसरा रख देंगे, हो सकता है ना। कॉपियाँ इतनी आ रही है, कपड़ों की भी कॉपियाँ आ रही है, गाड़ियों के साथ कहते हैं ड्राइवर अंदर पार्ट रिप्लेस कर देते हैं, सरकारी गाड़ियों में सब कुछ अंदर से चेंज हुआ होता है। हाँ, बिना चीजें निकाले स्पेयर पार्ट में देखिए ना, वो एक से एक मतलब गलत 2 नंबर, मुझे लगता है जनरल पार्ट होता ही नहीं है, तो भी 2 नंबर होता है। राइट ऑफ मैसेज जी, कंट्रोल्स क्या होने चाहिए? कंट्रोल्स हैं, देखिए फिजिकल पैडिंग, अब ये रेगुलर चेक्स है, हर एक के लिए अलग कंट्रोल ऑफ डिटेल में डेफिनेटली इज अनदर पूरा सेशन। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर बात करें तो आपकी फिजिकल पैडिंग अगर हो रही है तो इसका रेगुलर चेक कौन कर रहा है? कोई इंडिपेंडेंट चेक करता है, मेरा उसको अपनी कोई नहीं करता। तो आप वाली बात है ना, वो डब्बा चेक कर लेते हैं, अंदर से नहीं चेक करते। हाँ, तो वो अपने प्रोसीजर बेहतर करेगा। फॉल्स एंट्री टू परपेचुअल एंट्री रिकॉर्ड, वेयर हाउस के स्टाफ के पास सिस्टम में एंट्री का राइट ही ना हो। हाँ, वो वेयर हाउस को क्या करे, इश्यूज कहीं और से हो रही है ना, जो प्रोडक्शन रन कॉलेज चला रहे हैं, प्रोडक्शन का जो बंदा है उसने रिक्विजिशन की, ऑनर ने बॉस ने उसके अप्रूव किया, इश्यूज ऑटोमेटिकली वो ही जाएगी स्टोर में। अगर आप मैनुअल रिकॉर्ड रखेंगे उसके बाद तो वो एंट्रियां कर लेगा खुद से, वो चीजें लाइव कर लेगा। इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में ये काम काफी कंट्रोल हो जाए। हां, लेकिन बहुत सारी ड्यूटीज इसमें नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कैन बी डन। अच्छा, एक और काम होता है राइट ऑफ मिसिंग इन्वेंटरीज, या उसको एज ए ऑब्सोलीट बनाना। सर एक केस करता हूँ, वो बड़ा मशहूर है हमारे डिपार्टमेंट में, सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का केस है। वहाँ पे आए थे ये बुलडोजर्स, ठीक है, तो वहाँ पे वो बुलडोजर जब फिजिकली चेक हुए तो वो कोई नहीं थे, तो वहाँ पे ये लिखा गया कि उनको दीमक लग गया, और वो लगा देते। जब उसको डिग आउट किया तो वो एक बहुत बड़ी एक हस्ती है, उनकी पर्सनल ज़मीनों पे वो चल रहे थे, लेकिन वहाँ ऑफिशियली रिकॉर्ड में वो डिलीट हो चुके हैं, दीमक लग चुकी है, वो है ही नहीं। ये ऑब्सोलीट है। अच्छा, ऑब्सोलीट जो चीज़ है ना, ये जो स्क्रैप है, आपने कभी गौर की है द वर्ड स्क्रैप? नोबडी वांट्स टू लुक एट इट। इसकी एक माइंड में ना वो इमेज आता है, ऑब्सोलीट आइटम को डिस्पोज ऑफ करें, ऐसा कर दो, कौन देखेगा कर दो। और उसमें कई दफा बहुत सारी ठीक चीजें
रिप्लेसमेंट देखना चाहिए। और अगर वो तो इससे पहले एक बात सुनी थी कि जंगल में जब आग लगती है ना, वो दरख्त तो जलते ही जलते हैं जो सामने होती है, और जो चोरी हो चुके होते हैं वो भी उस खाते में चले वो भी आग लगती है उनके लिए, आग लगाई उनके लिए रिकॉर्ड कर एक बहुत छोटा सा केस बिल्कुल फ्रॉड का जो पकड़ा गया उस केस में, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हायरार्की थी, वहाँ पे जो डेटाबेस का जो इंजीनियर था जो कि प्रोक्योरमेंट कर रहा था और आगे वो सेल्स के उसमें भी था, उन पर्सन ने क्या किया कि जो इन्वेंट्री की जो सामने एक फ्रंट एंड पोर्टल था ना, ये बेसिकली एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर था, वहाँ पे जो प्राइसेस उसने मेंशन की वो हाई प्राइसेस मेंशन करना स्टार्ट कर दी, और एक उसने एक अपनी वेबसाइट बनाई, एक अपने नए नाम से एक उसने बिजनेस बनाया, वहाँ पे वही जो चीज़ है ना वो उसने जो एक्चुअल उसकी प्राइस थी जो बनती थी मार्केट के अकॉर्डिंगली, वो वहाँ पे उसने डिक्लेयर करके वहाँ से उसने सेल्स स्टार्ट की, और वो करता क्या था कि वो अगर वहाँ पे कोई ऑर्डर आता था तो वो इधर से वो परचेज करता था, मतलब हमारे पास तो वो आई नहीं ना, कॉस्ट लो कॉस्ट पे आई हुई है, तो वहाँ से चैनल करके जो है ना वो उस प्लेटफॉर्म से सेल बेच रहा। इसको पकड़ा ऐसे गया कि 5 to 6 मंथ्स के अंदर जो है ना एकदम रिकॉर्ड सेल्स जो है ना वो ग्रेजुअली लो होना स्टार्ट हो गई, और जो मैनेजमेंट थी उन्होंने देखा कि यार ये क्यों इन्वेस्टिगेट उन्होंने करना स्टार्ट किया, और उसको उन्होंने चेक किया तो ये पता चला कि जो एक पहले वाले एम्प्लॉय थे वो पार्ट ऑफ दैट सेटअप थे, वो सारा उसको चला रहे थे, ऑनलाइन दूसरा एक स्टोर चला रहे थे, और इनकी जो प्राइसेस थी ना वो मार्जिन जो था जहाँ पे अगर कोई 25% 30% अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे थे तो उसको इन्फ्लेट करके 200-300% जो है ना वो उन्होंने प्राइसेस को बैक डेटाबेस को जो है ना वो अफेक्ट किया हुआ था कि वो जो सामने प्राइसेस शो हो रही थी कस्टमर को वो बहुत ज़्यादा शो हो रही थी, तो वो सेल्स जो है ना वो हो नहीं थी, तो ये भी एक उसकी सेल्स कम करके अपनी सेल्स। अच्छा, फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन दो तरह की होती है, मुझे बता दूँ, क्रिएटिव अकाउंटिंग में डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहा, बट वो ज़्यादा खतरनाक होती है कि आप चेंज कर देते हैं बिजनेस वैल्यूज को, ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज बना दो, क्या फर्क होगा? बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगा, गियरिंग रेशियो बेहतर हो जाएगी, बिजनेस वैल्यूएशन बेहतर हो जाएगी। ये बड़े फ्रॉड होते हैं, ये बहुत बड़ी गेम होती है, लगती नहीं है लेकिन ज़्यादा खतरनाक वो होती है। अगर 7 ये वाली हो रही है तो एक वो वाली होगी लेकिन वो काम कर देगी। प्राइवेट सेक्टर CFO पे प्रेशर है, उसमें प्रॉफिट शो करना है, तो वो तो करेगा करता है, उस पर भी कंट्रोल नहीं, क्यों नहीं होता है? मतलब एक एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा है, एक इंटरनल ऑडिट हो रहा है, इंटरनल ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है, कंट्रोल तो है, पकड़ते नहीं है, पकड़ने के प्रोसीजर ठीक है। तो कंपनी खुद भी करती हैं, प्रॉफिट लोन लेना है बैंक से, अच्छे फाइनेंशियल शो करने हैं तो वो कैपिटलाइजेशन करती है, इस तरह की चीज़ें करके। उसके लिए आपके देखें ना ऑडिट फंक्शंस को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, अच्छा होना ज़रूरी है, तो वो इस चीज़ को पकड़े। अब आपका फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है, अगर उसने एसेट्स की जो है वो डेप्रिसिएशन को की यूजफुल लाइफ रिवाइज करके प्रॉफिट बेहतर कर रही है अपना, हो सकता है ना। सही, जो बैंक्स में टारगेट अचीव करने होते हैं आपके अकाउंट में, ब्रांच मैनेजर वालों को पैसे उन्होंने स्पेसिफिक लाने होते हैं, वो लास्ट मोमेंट पे मतलब एक हफ्ते के लिए वो डलवा देते हैं, और कभी 31 दिसंबर से पहले एक हफ्ता पहले करते हैं। अब वो विंडो ड्रेसिंग होती है ना तो पकड़ी जाती है, आप फौरन देखेंगे अगले महीने के अंदर वो वापस हो रहे हैं तो वो पकड़ेंगे, कंट्रोल बेहतर होना चाहिए। अब ऑडिटर्स हमारे कई दफा इसमें जबरदस्त आते हैं, फिक्स एसेट में रहेंगे, डेफिनेटली पर्टिकुलरली रीजन था, नॉट सेइंग कि आई वाज डूइंग समथिंग, लेकिन आया ना तो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन इज फॉर कम टू ये डिस्कशन में ना, जैसे वो ऑडिट में करते हैं आप, मैंने कहा मैं रेवेन्यू देखे, कहते हैं नहीं मैं देखो कम होगा, कहता हाँ भी कम होगा, अगर वो एसेट हमारे कम चले हैं अच्छा वो ये सुन के भी चला गया, मान ली उसे बात, फिर उसको बुला के ऐसा रीजन दिया कि क्यों कम हुई है, लेकिन अगर कुछ भी मान लेते हैं, कॉन्फिडेंस से उन्हें पता कुछ भी मान लेता है। अच्छा जी, कलेक्शंस मिसएप्रोप्रिएशन हो सकती है, जहाँ पे आउट ऑफ सेल्स काउंटर बने हुए हैं, पैसे आए इधर के उधर कर दिए। अभी रिसेंटली एक काम किया हुआ, हमारे यहाँ एक बंदे ने कस्टमर से पैसे लिए, हमारे 2 चैनल है ना, फ्रेंचाइज भी है कस्टमर भी है,
कस्टमर से पैसे लिए लेकिन जमा फ्रेंचाइज के रेफरेंस से करवा दिए, ठीक है। फ्रेंचाइज नजर ये आएगा, फ्रेंचाइज ने पेमेंट की है, फ्रेंचाइज ने कहा मुझे इसके बदले स्टॉक इशू कर दो, कंपनी ने कर दिया, क्यों नहीं करना है। उसने क्या किया कि जो स्टॉक इशू किया उसको बेच के कैश उन्होंने आधा कर दिया, तो जो कस्टमर के पैसे थे वो नहीं आए। अच्छा, कस्टमर के पैसे कैसे बचाओ ये नजर ना आए, तो जो दूसरे कस्टमर के पैसे आएंगे वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट करना, उसके अगेंस्ट लैपिंग इधर उधर घुमाते हैं, तो वो पकड़ा तो जाता है लेकिन कुछ साल डेढ़ लग जाता है। फेक बिल्स, इनवॉइसिंग ही फेक कर दी, ठीक है। बिल आपके कस्टमर का है 1 लाख, मैंने उसको मैनुअली फेक बनाया, उसको सेम कॉपी बनाई, उसको 1.5 लाख किया, 1.5 लाख का बिल बना के दे दिया। बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे नहीं देखेंगे, और पैसे में जेब में आ जाएंगे। तो 50,000 ऊपर आ गया, लाख कंपनी को दे दिए पैसे पूरे, कस्टमर भी सेटलमेंट। फॉल्स डिस्काउंट्स, ठीक है, यानी कई दफा ना डिस्काउंट्स की ये होता है इस तरह की कंपनी में, जिस तरह क्रेडिट कार्ड के ऊपर आ गई कोई प्रोमो, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा आई होती है ना, मैंने कैश दिया, अगले ने एक क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, अपने क्रेडिट कार्ड पे मेरा बिल चार्ज किया, मुझसे कैश ले लिया ऐसे कस्टमर। गौर से सुनिए, 20% डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट मैंने जेब में डाल दिया और कैश मेरे पास पूरा आ गया और क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन भी हो गई। ये फ्रॉड है, कस्टमर के खुश डिस्काउंट जरूर क्या है, उसकी मैनेजमेंट है। सर ये कभी बहुत छोटे लेवल पे, सॉरी मैं ये मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि अब मरी से अगर आप वापस आ रहे हैं ना तो आप टोल टैक्स पे रुकते हो, 60 रुपीज़ इनका जो है ना वो टिकट है ना, मैंने उसको 100 रुपये पकड़ाया कि रात का टाइम था और मैंने उसको 100 रुपये पकड़ाया, उसने मुझे 10-10 के 2 नोट दिए, ठीक है। अब मैंने बाई चांस देख लिया कि वो 10-10 के उसने मोड़ के जो है ना वो पकड़ाए थे, और तब मैंने उसको कहा कि यार आप मुझे 20 रुपये मुझे काम दे रहे हो। मोस्टली केसेस में जो है ना वो लोग नहीं देखते, टोल में तो बड़ी इशू है, आप टाइमिंग नहीं नोट करते, लोग पर्चियां जो लोग फेंक जाते हैं वो भी आपको वापस करके आपको दे देते हैं, ऐसे ही वो एक बहुत बड़ा इशू सिस्टमैटिक जो। अच्छा, मेरा ख्याल है टी टाइम में डिस्कशन तो चलती रहेगी, लंबी डिस्कशन, तो चाय पी एंजॉय करें और हम मिलते हैं 12:20 में, ठीक है।